मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग देखते हैं आज बहुत ही क्लास 8th चैप्टर नंबर 3 का कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे क्या है रूलिंग द कंट्री साइड। हिज नेम इज़ रूलिंग द कंट्री साइड। ठीक है, मतलब फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट व्हेन एंड वेयर, मतलब कौन कहाँ और कैसे, मतलब आए लोग, कौन कहाँ पे आया और क्या क्या किया उसके बारे में पढ़ा। दूसरे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रेड टू टेरिटरी, मतलब कैसे लोग ट्रेड करते करते और पूरी टेरिटरी हासिल कर लिया। ठीक है, तीसरे में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में उनके रूलिंग के बारे में। ठीक है, कैसे वो राज करने लगे पूरी कंट्री साइड की तरफ। ठीक है, पूरी कंट्री में। तो इसके बारे में हम लोग अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ दीवान ऑफ बंगाल। यानी 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर जो थे उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवान क्या कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, अब एज अ दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। ठीक है, तो मुगल अम्पायर ने किसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दे दी। ठीक है, वेस्ट बंगाल की दीवानी दे दी 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, और दीवान होते हुए कंपनी क्या की कि चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए सब पूरे टेरिटरी के। ठीक है, अब पूरा टेरिटरी उनके अंडर कंट्रोल में हो गया। अब आगे तीसरा पॉइंट देखिएगा कि द कंपनी का केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांट। ठीक है, मतलब कंपनी क्या करती थी, कॉलोनाइज द कंट्री, पूरी कंट्री को कॉलोनाइज कर दिया। ठीक है, और ऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू रिसोर्सेज को, मतलब कर इकट्ठा करने के लिए उन्होंने रिसोर्सेज को और रेवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया। आप आगे देखिएगा रीडिफाइन द राइट ऑफ पीपल एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांट। यानी देखिए क्या अब उन्होंने क्या किया कि रीडिफाइन किया, फिर से दोबारा डिफाइन किया कि लोगों की क्या राइट्स होंगी। ठीक है, और वो लोग जो चाहते थे वही वो लोग क्रॉप को लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू फॉर द कंपनी। ठीक है, यानी कंपनी क्या करती थी, कैसे रेवेन्यू को इकट्ठा करती थी उसके बारे में। ठीक है, कैसे लेती थी। अब आगे देखिएगा द कंपनी गॉट द दीवानी राइट एंड स्टार्ट वॉट एक्सट्रैक्टिंग मोर एंड मोर रेवेन्यू आउट ऑफ इट्स एंड यूज वेरियस मेजर्स टू गेट इट, बट स्टिल सॉ वॉट इट सेल प्राइमरली एज अ ट्रेडर। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया गया, तो कंपनी क्या करती थी, दीवानी की जो राइट्स थी वो प्राप्त कर ली और स्टार्ट कर दिया ज़्यादा से ज़्यादातर रेवेन्यू इकट्ठा करना। ठीक है, और यूज़ करना शुरू कर दिया मेज़र, बहुत ही ज़्यादा जो मेज़र, बहुत बड़ी बड़े जो क्या होते थे वो, बहुत विभिन्न प्रकार के जो मेजर्स थे, मतलब जो गणनात्मक थे, मतलब जो इकट्ठा करने के लिए था, वो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, प्राइमरी एज ए ट्रेडर, यानी अपने आप को ट्रेडर ही समझा। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि लोगों के से बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोगों, जैसे जैसे उनको आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे अपने कर को बढ़ाते गए। अब देखिए बिफोर 1865, ठीक है, कब 1865 के पहले कंपनी परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड्स एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, देखिए यहाँ से शुरू होता है बहुत ही बड़ी परेशानी इंडिया के लिए। ठीक है, कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, कंपनी परचेस करती थी गुड्स इंडिया में, कैसा इंपोर्ट करते थे लोग, क्या गोल्ड और सिल्वर को ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे। ठीक है, तब उसके अनुसार वो, उसके द्वारा वो लोग क्या करते थे, परचेज करते थे। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल could financial the purpose पर परचेज ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, मतलब देखिए क्या होता था इसमें
कि ब्रिटेन, अब क्या हुआ कि ब्रिटेन ने रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल, यानी जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था वो बंगाल में होता था, वो ज़्यादा से ज़्यादातर वो सफिशिएंट नहीं हो पाता था, ठीक है। कुड बंगाल कुड फाइनेंशियल द परचेज ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। मतलब इससे क्या हो गया कि अब रेवेन्यू कलेक्ट करते थे बंगाल में लोग, और इससे क्या हो गया कि फाइनेंशियल जो आर्थिक जो वो लोग क्या गुड्स और एक्सपोर्ट्स, मतलब सामान जो खरीदते थे और उसे एक्सपोर्ट कर देते थे, कहाँ पे, यूरोपियन मार्केट में। ये बहुत ज़्यादा होने लगा कहाँ से, बंगाल से, ठीक है। और बंगाल इकॉनमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। अब धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए सस्ते में खरीदते थे लोग और महंगा में बेचते थे, ठीक है। ब्रिटिश लोग, ठीक है, ब्रिटिश ट्रेडर्स क्या करते थे, एकदम चीप प्राइस में वो खरीदते थे और बहुत ही कॉस्टली में बेचते थे। इस तरह से क्या हुआ कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सब सारा चीज़ यूज़ करते थे सब। इसके कारण क्या, बंगाल की जो इकॉनमी थी वो फेस करने लगी बहुत ही डीप क्राइसिस के को, ठीक है। अब पीजेंट्स और क्राफ्टमैन थे, वो नॉट गेटिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ देयर शेल, यानी पीजेंट्स जो किसान थे और क्राफ्टमैन थे, जो मतलब छोटे छोटे ट्रेडर्स थे, उनको प्रॉपर अमाउंट नहीं मिलता था उनके जो बेचने से, ठीक है। अब 1770 में क्या हुआ, अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। अब सोचिए 1770 में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें कि लगभग 10 मिलियन लोग मारे गए बंगाल में, ठीक है। फिर but no one gave attention to the what plea of affected people, as revenue was under the control of British and they did not pay heed, okay, to any of the matter related to peasants, at their main task was to make money by ट्रेडर, ठीक है। मतलब देखिए क्या होगा कि 10 मिलियन लोग मारे गए बंगाल में, लेकिन किसी का उसमें अटेंशन नहीं आया कि इसका कारण कहाँ क्या है, ठीक है। और इसका ये सारा का सारा जो लोग जो इफेक्टेड हो रहे हैं रेवेन्यू के में, और उसके बाद जो कि रेवेन्यू किसके द्वारा दिया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। ये वो उसको पे नहीं कर पा रहे थे लोग, ठीक है। इतना ज़्यादा कर लगा हुआ था कि लोग उसको पे नहीं कर पा रहे थे, और यही इसी से रिलेटेड था कि जो पीजेंट्स थे, वो जो मेन टास्क होता था उनका कि मनी बाय ट्रेडर, यानी जो वो लोग पैसा जो व्यापार करके जो पैसा कमाते थे, वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं था। इसलिए वो क्या करते गए, वो धीरे धीरे इससे अफेक्टेड होते गए और मरते गए, ठीक है। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, अब क्या हो गई, अब आवश्यकता हो गई किस चीज़ की, कि कैसे हम लोग एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करें, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, ठीक है। मतलब अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने सोचा कि कैसे थोड़ा सा इम्प्रूव करें किसको, एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो अभी इसके बाद देखिए द कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 अंडर द राइन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया परमानेंट सेटलमेंट, कब, 1793 को, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अंडर परमानेंट सेटलमेंट, देखिए परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, ठीक है, कि अ फिक्स रेवेन्यू वाज टू बी गिवन टू ब्रिटिश एंड वुड नॉट इंक्रीज इन फ्यूचर। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कि परमानेंट सेटलमेंट क्या होता था, परमानेंट सेटलमेंट एक फिक्स रेवेन्यू होता था, जिसको किसके द्वारा दिया जाता था, ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इसे फिर फ्यूचर में इंक्रीज नहीं किया जा सकता, ठीक है। यही था आपका परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड वाला देखिए, जमींदार्स were recognized as the collector of revenue, and it was assumed that they would invest money to improve the crop production and fertility of soil। देखिए क्या होता था कि जमींदार जो थे ना, उनको रिकॉग्नाइज किया गया किसके द्वारा, किसके रूप में, कलेक्टर के रूप में,
ठीक है। जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, मतलब ये कलेक्टर्स होते थे रेवेन्यू का, मतलब ये लोग क्या करते थे, जमींदार लोग कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को, कर को। एंड इट वाज एज्यूम दैट दे कुड वुड इन्वेस्ट मनी, मतलब वो उनको ये कह दिया गया कि आप लोग क्या करेंगे, मनी को इन्वेस्ट करेंगे किस में, टू इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, किसमें, क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में, और फर्टिलिटी मिट्टी की जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करने में आप इन्वेस्ट करेंगे। जो जो आप इकट्ठा करेंगे, रेवेन्यू जो इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उससे क्या करेंगे आप कि इसमें क्या दिया हुआ था देखिए, इसमें कि आप क्या करेंगे कि अब जो वहाँ पे मनी को इन्वेस्ट करेंगे क्रॉप को, क्रॉप प्रोडक्शन में, इम्प्रूव टू द क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में और फर्टिलिटी बढ़ाने में। ठीक है। अब आगे देखिएगा, जमींदार डिड नॉट पे अटेंशन टू द कंडीशन ऑफ लैंड एंड ट्राई टू कीप मोर एंड मोर मनी लेफ्ट आफ्टर कलेक्शन। ठीक है, मतलब देखिए क्या करने लगे लोग, जमींदार, ठीक है, जमींदार क्या थे वो लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिए लोग, ठीक है, कि वो पैसा अपना इन्वेस्ट करें, इस पर वो लोग अटेंशन नहीं दिए। दे डिड नॉट पे अटेंशन, और किसकी कंडीशन पे, कंडीशन ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन की जो कंडीशन थी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, और वो लोग क्या करने लगे, ट्राई टू कीप मोर, और ज़्यादा से ज़्यादातर कोशिश करते थे कि जो पैसा इकट्ठा करते थे वो अपने पास ही रखते थे। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जब पैसा रखेंगे तो अब क्या होगा, उसके बाद देखिए क्या होता, द राजास एंड तालुकदार वे रिकॉग्नाइज एट जमींदार, बाद में क्या हुआ कि जो राजा थे और जो तालुकदार होते थे वो जमींदार के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाने लगे, उनको बाकी लोगों को हटा के तब राजाओं को और तालुकदारों को क्या दे दी गई, जमींदारी दे दी गई, ये लोग जमींदार बन गए। ठीक है। अब आगे देखिए इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो ग्रीड फॉर मोर रेवेन्यू दे ब्लाइंडली एक्सप्लॉइटेड द लैंड रिसोर्सेज। देखिए कि इसका मतलब ये हुआ कि उनको अब पैसे का, मतलब जो रेवेन्यू का इतना ज़्यादा लालच हो गया कि वो ब्लाइंडली एकदम अंधाधुन क्या करने लगे लोग, लैंड रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करने शुरू कर दिए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई वहाँ पे, कि न्यूमरस जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी एज पीपल, एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। ठीक है, मतलब देखिए अब क्या हुआ कि न्यूमरस यानी बहुत बड़ी संख्या में जो जमींदारी थी उसे बेच दी गई। ठीक है, क्या की दी गई, बेच दी गई दूसरे लोगों को। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, दूसरे ऑर्गेनाइज्ड लोगों को बेच दी गई, और इसमें ये कह दिया गया कि अब अगर कोई जो क्या बोलते हैं, जो रेवेन्यू पे करने में अगर वो फेल हो जाता है तो वो अपनी क्या करेगा, ज़मींदारी खो देगा। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा क्या था, द जमींदार वर नॉट इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव ऑफ लैंड विच लीड टू रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। यानी इससे क्या हुआ कि अब जमींदार जो थे ना वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो क्या करें लैंड को का इम्प्रूवमेंट में, जिससे कि वो क्या करते थे, वो सिर्फ ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादातर हम लोग रेवेन्यू इकट्ठा कर लें। लेकिन अब देखिए क्या था कि जमींदार वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड विच लीड टू रिडक्शन, मतलब वो लोग तो इच्छा नहीं, उनको वो इंटरेस्टेड नहीं था कि वो लैंड को इम्प्रूव करें। इससे क्या हुआ कि ये लीड किसको किया, कि इससे धीरे धीरे करके क्या होने लगा, रेड्यूस होने लगा प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, यानी जो फसलें थीं उनकी जो प्रोडक्शन थे वो कम होने लगे। अब देखिए, बट विद द राइज इन क्रॉप एक्सपेंशन एंड प्राइसेस, ठीक है, of crop in the 19th century, the income of British was not increasing. This concerned them a lot. अब देखिए क्या हुआ कि जब पैसा जब मतलब क्रॉप इम्प्रूव नहीं करेंगे लोग लैंड में, तो उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। तो अब इसमें क्या हुआ कि अब धीरे धीरे, बट विद द राइज इन क्रॉप एक्सपेंशन, यानी क्रॉप के बढ़ने के कारण और पैसे
बढ़ने के जो क्रॉप के जो पैसे थे उससे बढ़ने के कारण, ठीक है, 19th सेंचुरी में जो इनकम थी ब्रिटिश की वो बढ़ी नहीं। तो अब इससे क्या हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा, अब दे दिस कंसर्न दे मॉल अलॉट, उनको बहुत ज़्यादा लगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ब्रिटिश ऑफ लेस रेवेन्यू कलेक्शन, यानी इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे उनके लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना बहुत कम मिला। तो ब्रिटिश ट्राइड सम अदर न्यू मेथड ऑफ रेवेन्यू जनरेशन सच एज महलवारी सिस्टम एंड रोयतवारी सिस्टम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है महलवारी और रोयतवारी सिस्टम। इसमें देखिए क्या क्या कि ये जब उन्होंने देखा कि ये रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो पा रहा है बहुत बड़ी मात्रा में, तो उन्होंने दूसरे ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दिया कि नए नए मेथड्स रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। रेवेन्यू जनरेशन तो नया रेवेन्यू जनरेशन चालू किया उन लोगों ने, दूसरा था नाम था महलवारी सिस्टम एंड रोयत वाली सिस्टम, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड। अब नए जो जो सिस्टम थे वो डिवाइस किए गए, ठीक है। कौन कौन से थे देखिए, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मेनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स were convinced that the system of revenue had to be changed again because to get maximum profit, ठीक है। अब क्या हुआ कि देखिए पहले तो था सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, जिसमें कि क्या कब जो रेवेन्यू होगा वो ब्रिटिशर्स के द्वारा फिक्स हो जाएगा और उसे फ्यूचर में बढ़ाया नहीं जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के अर्ली में ही क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनी के ऑफिशियल्स को उस पर लगा दिया गया, जिससे कि रेवेन्यू को चेंज किया जा सकता है दोबारा फिर से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादातर प्रॉफिट कमाने के लिए। एंड इंग्लिशमैन हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, devised a new system which came into effect in 1822. This was introduced in North India and came to known as महलवारी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, आप हमने देखा था ना किसका, महलवारी सिस्टम एंड रोयतवारी सिस्टम, तो देखे थे कि नए रेवेन्यू जनरेशन थी ये, ठीक है। उसमें देखिए क्या था कि इंग्लिशमैन जिसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी, उन्होंने क्या क्या डिवाइस किया, ये एक नया सिस्टम जो कि 1822 में इसका इफ़ेक्ट में आया, ठीक है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया नॉर्थ इंडिया में और जिसको नाम दिया गया महलवारी सिस्टम सेटलमेंट, ठीक है, महलवारी सेटलमेंट, समझ में आया। ये नॉर्थ इंडिया में चलाया गया 1822 को, इसे को ये इफ़ेक्ट में आया और किसके द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, ठीक है। अब महलवारी सिस्टम क्या था कि महलवारी सिस्टम गेव द रेवेन्यू कलेक्शन वर्क टू द विलेज हेडमैन, महल, जिसको विलेज हेडमैन को क्या कहा जाता था, महल, ठीक है। तो इसमें देखिए कि महल इंस्टेड ऑफ जमींदार एंड रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। अब देखिए इसमें क्या था कि आपने जानते ही हैं कि ब्रिटिशर्स बहुत लालची थे, ठीक है, और उनकी जो दीवान थे वो लोग जो जिनको अपॉइंट किया गया था कलेक्टर के रूप में, ठीक है, क्या, कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जिनको इलेक्ट किया गया था, तो उसमें क्या हुआ, वो लोग बहुत ज़्यादातर लोग पैसे अपने पास ही रखने शुरू कर दिए, ठीक है। और तो लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि आप इम्प्रूव भी करिए, ठीक है, कुछ अपना इन्वेस्टमेंट भी करिए। लेकिन वो लोग क्या करते थे, सारा का सारा पैसा अपने पास ही रख लेते थे ज़्यादा से ज़्यादातर, वो ना एग्रीकल्चर में इम्प्रूव करने के लिए लगाते थे और ना ही ब्रिटिशर्स को उतना उनको प्रॉफिट मिलता था, ठीक है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि नया नया दो सेटलमेंट लाया उन लोगों ने। पहला क्या था, महलवारी, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, रोयतवारी, ठीक है। तो महलवारी आप लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने देखा महलवारी सिस्टम, ठीक है। अब उसके बाद महलवारी सिस्टम में एक और था क्या कि जो महलवारी सिस्टम था वो रेवेन्यू कलेक्शन देता था, सॉरी, ठीक है, देता था, और किसको, विलेज हेडमैन को, समझ में आया, जिनको हम लोग महल के रूप में जानते थे, उनको किसके नाम से जानते थे, महल के। तो जमींदार और जमींदारों को हटा के किसको दे दिया गया, महल को।
जो विलेज हेडमैन होता था, उस जिसको हम लोग महल कहते थे, उसको दे दिया गया कि क्या करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन वर्क, यानी रेवेन्यू इकट्ठा करने का जो कार्य था वो विलेज हेडमैन को दे दिया गया, जिसको महल कहा जाता था। किसके जगह पे, जमींदारों के। ठीक है। और जो रेवेन्यू होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा। अब ऐसा कह दिया गया कि रेवेन्यू वॉज नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। ओके। फिर अंडर दिस सिस्टम द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाय महल एंड गिवन टू ब्रिटिश वॉट वॉट एक्सकॉर। ठीक है, एक्सकॉर बोलते थे उसको। तो उनको देखिए क्या करता कि उनके द्वारा जो रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे लोग, महल लोग, और किसको देंगे, ब्रिटिश, किसको, एक्सचर। ठीक है, एक्स एक्सचकर। ठीक है, इनको बोलते थे। उसके बाद देखिए जो कि एक ऑफिसर होते थे, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा आगे है कि दिस सिस्टम वाज इनिशिएटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये किस कहाँ पे लागू किया गया था, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है। उसके बाद आया एक मुनरो सिस्टम। अब देखिए किसका है, मुनरो सिस्टम। ठीक है। इन ब्रिटिश टेरिटरीज इन साउथ अ न्यू सिस्टम वॉज डिवाइज्ड विच इज़ नोन एज रोयतवारिस, रोयतवार अदरवाइज रोयतवारी सिस्टम। ठीक है, समझ में आया कि जब ब्रिटिश टेरिटरी में, जो कि साउथ में, नॉर्थ में कौन सा था, परमानेंट, सॉरी महलवारी। ठीक है। और साउथ में किसका था, रोयतवारी। एक नया रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए एक नया सिस्टम लगाया गया जिसका नाम था रोयतवारी या रोयत सिस्टम। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कि एक मिनट, यस, फिर उसके बाद रोयतवारी वॉज इनिशिएटेड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। मतलब ये किसके द्वारा लाया गया, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा। और दिस सिस्टम वॉज एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया, यानी इसको कहाँ फैला दिया गया, पूरे साउथ इंडिया के पूरे जगहों पे इसको फैला दिया गया। कौन सा, रोयतवारी, किसको, रोयतवारी को। ठीक है, रोयतवारी सिस्टम को पूरे साउथ में फैला दिया गया, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है। अब आगे देखिएगा, इसीलिए इसको मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। समझ में आया। अब आगे देखिएगा, इन दिस सिस्टम रोयट्स वर डायरेक्टली इन्वॉल्व फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड इट वाज फिक्स्ड आफ्टर द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल लैंड। मतलब देखिए क्या था, इस सिस्टम में रोयट्स जो थे ना, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे किसमें, रेवेन्यू को इकट्ठा करने में के लिए। ठीक है। और इट वाज फिक्स्ड आफ्टर द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल लैंड, यानी ये फिक्स हो जाता था कैसा, प्रॉपर असेसमेंट किस चीज़ का, इंडिविजुअल लैंड का। ठीक है, ये फिक्स होता था। अब आगे देखिएगा, ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे अपॉइंट किए जाते थे क्या करने के लिए, कलेक्ट द रेवेन्यू, यानी मतलब रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, एंड यूज़ व्हाट, कोर्सिव मेथड फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कोर्सिव मेथड्स को अपनाते थे लोग क्या करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए। समझ में आया। तो आई होप कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।